इस समय हम समाजवादी पक्ष के जो मुंबई कार्यालय में हैं, हमारे साथ में मौजूद है अबू आसिम आज़मी जी, जो कि समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र के सर्वे सर्वा हैं। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि हाल ही में एक वाक़या सामने आया, एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल होने के बाद में उस पर काफ़ी चर्चाएँ हुई और ऐसा पता लगा कि आपके ऊपर उस वीडियो के चलते FIR दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला क्या है सर? मेरा नाम अबू आसिम आज़मी है जी। मेरा नाम उद्धव ठाकरे नहीं है जी। मेरा नाम आदित्य ठाकरे नहीं है। मेरा नाम शरद पवार साहब नहीं है। मेरा नाम अबू आसिम आज़मी इसलिए मेरे ऊपर जो है केस हुआ है। ये सब बड़े बड़े नेता तलवार हाथ में ले सकते हैं, लेकिन अगर अबू आसिम ने तलवार ले लिया तो मेरे पे केस हो जाएगा। यही वजह और कोई दूसरी वजह नहीं। सर, किसी रणनीति के तहत आप पे जानबूझकर FIR की गई है, ऐसा लगता है आपको? साजिश के तहत? नहीं, साजिश तो पूरे हम सारी माइनॉरिटी के साथ हो रही है। कल नहीं देखा कानपुर में एक बच्चे को, लड़के को उठाकर मारा गया, इतनी बुरी तरह से बेइज्जत किया गया। पुलिस भी वहाँ पर है और उससे कहा जा रहा है कि तुम बोलो जय श्री राम के नारे लगाओ। ये हो रहा है इस मुल्क में। कहीं किसी को दहशतगर्दी में पकड़ा जा रहा है। और आज हमारी हालत ये हो गई है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हमारे पास 15 से 20% वोट है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ खड़े होने को तैयार नहीं। उनके दिलो दिमाग में ये बात आ चुकी है कि अगर हम किसी मुस्लिम के साथ खड़े हो जाएंगे तो हमारा 80% 85% जो हिंदू वोट है वो हमसे अलग हो जाएगा। हमारी इस देश में स्थिति ये बन चुकी है। क्या करेंगे हम? सर, मैं अगर बात करूं उत्तर प्रदेश चुनाव की, उत्तर प्रदेश चुनाव जो है काफ़ी सुर्खियों में है। चुनाव आने के पहले ही कई पक्ष जो हैं वो मुस्लिम समर्थक होने का दावा कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर साहब की पार्टी आई हुई है, वो तो काफ़ी पहले से ही थी। अभी MIM ने भी वहाँ पे जो है चुनावी रणनीतियाँ खेलनी शुरू कर दी है, अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। तो सर, यूपी चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहोगे कि मुस्लिमों के वोट को विभाजित किया जाना है, इसलिए ये इतनी पार्टियां वहां उतर रही है? 2014 के पहले बीजेपी के नेता, देखिए नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उनका एक बयान आया था कि 85% वोटों को हम लोग जमा करेंगे और हम सरकार चलाएंगे। 15% वोटों को हम ऐसा बांट देंगे, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी, और उन वोटों को हम ऐसा तियाँ पाछा कर देंगे उसका कि मुस्लिम वोटों की अहमियत ही देश में ख़त्म हो जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुसलमानों ने कभी इस देश में मुस्लिम पार्टी की बात नहीं की। मुसलमानों ने हमेशा इस देश में हिंदुओं को नेता माना है। मेरी बात से किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन अगर आप ज़मीनी हकीकत देखेंगे तो आज़ादी के बाद सबसे बड़ी बात है, इस देश का डिवाइड जो बटा इस हिंदुस्तान पाकिस्तान में, सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी होगी। मैं इसीलिए जिन्ना साहब की मुखालफत करता हूँ कि आपने देश को बांट दिया। हम 35 से 40% थे, आज हम 15% हो चुके हैं। अगर हम 40% रहते इस देश के अंदर तो हमारे वोटों की हैसियत होती, लेकिन आज हमारे वोटों की हैसियत ख़त्म हो चुकी। हम यहाँ पे IAS अफसर थे, हम यहाँ पर 35 से 40% हमें सरकारी नौकरियों में थे, आज हम 2% हैं। TB के मरीज़ में हमारी हैसियत जोड़ी जाती है। हमें इस मुल्क के अंदर बिल्कुल अलग थलग करने की कोशिश हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमने हमेशा हिंदुओं को नेता माना। आज़ादी के बाद हमने जवाहरलाल नेहरू को नेता माना, उनकी जय जयकार किया और 100% वोट कांग्रेस को दिया। उसके बाद हमने अगर किसी को नेता माना तो इंदिरा गांधी को माना, VP सिंह को माना, हमने मुलायम सिंह को माना। आज अगर यूपी में जहाँ समाजवादी पार्टी है, अगर आप वोटों का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो 100 में 51 वोट तो मैं पक्का कहता हूँ। मैं 100 में 90 तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उसको कहूँ कि मैक्सिमम, मतलब अगर मैं 51% ही कहूँ तो मुलायम सिंह को वोट जाता है हमने। लेकिन उसके बाद भी हमको जो इस मुल्क के अंदर फ़िरका परस्त कहा जाता है। आज़ादी की लड़ाई में जितनी बड़ी लड़ाई हमने लड़ी शायद किसी ने लड़ी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद हमारी हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये इस मुल्क में हो रहा है। आज हम हमेशा चाहते हैं कि इस देश में गंगा जमनी तहजीब मौजूद रहे। हिंदू मुस्लिम इस देश में जिस तरह से आज़ादी के बाद गांधी जी ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि इस मुल्क का संविधान बनेगा जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई की तरह से रहेंगे और समय किसी को धर्म के नाम पर अलग से कोई इनको विशेष दर्जा नहीं मिलेगा, सबको बराबर का दर्जा मिलेगा। वो था। लेकिन आज जब से 2014 से बीजेपी आई हुई है, ये सिर्फ इनका कोई विज़न नहीं है। ये जानते नहीं कि आर्थिक नीति क्या होती है, ये जानते नहीं देश कैसे चलाया जा सकता है। एक अनाड़ी आदमी के हाथ में इतना बड़ा मुल्क मिल गया है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके इस देश को बांटना चाहते हैं। हम इसकी मुखालफत करते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह से रहें, मंदिर में घंटी बजे, मस्जिद में अजान हो, सब मिलजुल कर रहें। ये हो रहा है। लेकिन यूपी में आने वाला 6 महीना हमारे लिए बहुत ख़राब है। कहीं न हमें पकड़ा जाएगा, हमारे लोगों को उनको आतंकवाद में पकड़ा जाएगा, कहा जाएगा कि ज़बरदस्ती किसी से बयान दिलाया जाएगा कि हमें धर्म परिवर्तन करने आए थे, उसके नाम पे उसको जेल भेजा जाएगा। ज़बरदस्ती किसी लड़की को खड़ा किया जाएगा
कि मैं हिंदू हूँ, मुझे मुसलमान लड़का छेड़ता है, मुझे शादी करना चाहता है, उसमें जेल में डाला जाएगा, कहीं कोई आलिम को डाला जाएगा। ये मुल्क में 6 महीना होगा, 6 महीना हम इस मुल्क में बलि का बकरा बनने वाले हैं। मैं खुलेआम कह देना चाहता हूँ। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार को सस्पेंड कर दिया जाए और वहाँ पर जो है ना बिल्कुल गवर्नर राज ला दिया जाए। बिल्कुल। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात हुई, मैं महाराष्ट्र की, खासकर मुंबई की बात करूंगा। मुंबई महानगर पालिका जो देश की सर्वश्रेष्ठ महानगर पालिका है, सब में ऊंचे बजट वाली महानगर पालिका है। हर पक्ष की नज़र उस महानगर पालिका के गुंबद पे होती है, मगर यहाँ पे कहीं ना कहीं तीन तरीका खेल चल रहा है। एक तो कांग्रेस की बात ले ली जाए तो ये कांग्रेस का दावा है कि हम 227 सीटों पर अकेला अपने दमखम पर चुनाव लड़ेंगे। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, क्या समाजवादी पार्टी जिस तरीके से महाराष्ट्र में युति की सरकार बनी है, तो इस चुनाव में भी साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अपने ही दमखम पर लड़ेंगे? ये जो युति की सरकार बनी है ना, मैं बिन बुलाए मेहमान हूँ। मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि बीजेपी जैसी पार्टी सत्ता में न रहे। मैंने कोई डिमांड नहीं की आज तक। एक एमएलए वाली पार्टी को मिनिस्ट्री मिली है, मैं 2 एमएलए हूँ, लेकिन मैंने कभी बात नहीं किया। मैं सिर्फ इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि सेकुलर सरकार रहे। उद्धव जी की वो बात मुझे अच्छी लगी कि हम 30 साल तक गलत लोगों के साथ थे, अब हम अच्छे लोगों के साथ में आए हैं और हम सरकार मिलकर चलाएंगे, इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब रहा कि अलायंस की बात, तो अभी अलायंस की जब कोई बुलाएगा, बात करेगा तो जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। हम कांग्रेस के साथ गए थे अलायंस में। कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है, कांग्रेस दगाबाजी करती है। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। आप देखिए बिहार में क्या हुआ, 70 सीटें लिए और जाकर शिमला घूम रहे हैं, हरा दिया, बीजेपी सरकार आ गई। आप देखिए बंगाल में इतनी मेहनत किया, एक सीट चुन के नहीं आई। वो कांग्रेस जो आज़ादी के बाद सबसे बड़ी पार्टी थी इस देश में, हम चाहते हैं कि बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस मजबूत रहे, क्योंकि नेशनल पार्टी देश में बीजेपी के सामने अगर कोई है तो कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस वाले वो कहते हैं ना कि हमारे नेता कहते थे ना, कांग्रेस में जाओ ना तो बोले क्या लेकर आए हो, और जब वापस जाओ ना बोले क्या छोड़ कर जा रहे हो। ये सिर्फ लेना चाहते, देना नहीं चाहते हैं। हमारा जो उनके साथ तजर्बा है वो सही नहीं है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम अकेले लड़ें। हम नहीं कह रहे हम 227 सीट लड़ेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ हमारी ताकत है हम वहाँ ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे और चुन के भी आएंगे इंशाल्लाह। सर, मैं अगर गवंडी इलाके की बात करूं, अभी हाल फिलहाल हम भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, एरिया का सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं सारे इलाकों में कहाँ क्या काम हुआ है। तो पहले के मुकाबले गवंडी जो है काफ़ी सुधरा हुआ नज़र आ रहा है। सड़कों का हाल ले लिया जाए, गलियों का ले लिया जाए, गवंडी के अंदर जो स्लम है, सब में बड़ा गवंडी के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी मानी जाती है वो रफ़ीक नगर नाम का एक इलाका है, जहाँ पे कि पानी की आज से नहीं कई सालों से पानी की समस्याएं लोगों को रही हैं। वहाँ पे वाटर माफिया काम करते थे, मैंने देखा, मगर अब वहाँ पे जो है ये समस्याएं ख़त्म हो चुकी है। वाटर माफियाओं को जड़ से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या लोग हैं उन्होंने उखाड़ दिया है। वहाँ पे लोगों को अपने अपने घर तक पानी मुहैया हो रहा है। तो सर, आप क्या जिस पिछली बार जिस दमखम से गवंडी इलाके में चुनाव लड़ा गया था, क्या इस बार भी उसी तरीके से कैंडिडेट उतरेंगे? अरे बिल्कुल उतरेंगे। हम अभी 5 सीट चुन कर आए, 3 और बचता है, वो 3 और चुन के लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम राजनीति जो है ना लोगों की सेवा के लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं करते हैं। ये मेरा ऑफिस है, यहाँ बिजनेस चलता है, हम कमाते हैं और जनता की सेवा के लिए खर्च करते हैं। हम ऐसे नहीं कि वो लुच्चागिरी की वो आया कमीशन खा जाओ उसमें से, जब मेरे किसी का पैकेट मार दो, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि रोते हुए लोगों के आंसू अपने रुमाल को निकाल कर पोंछ देना। गोंडी एक बदहाल इलाका था, मैं 2 जगह से चुन के आया था, भिवंडी और गोंडी। मैं भिवंडी में रह सकता था, लेकिन मैंने गोंडी इसलिए चुना कि मैं गोंडी को पहले से जानता हूँ कि वहाँ बड़ी हालत ख़राब है। वहाँ स्लम है, लोग आते हैं, एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, लोग आते हैं, झोपड़े बनाते हैं, रहते हैं, बेचारे कैसी कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो गोंडी को हम सुधार रहे हैं। पानी आ गया है, सड़कें आ गई हैं, अस्पताल बड़ा बन चुका है। अब कॉलेज, वहाँ स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं था, हमने एक डिग्री कॉलेज भी खोल दिया वहाँ पर। तो सब काम हो रहा है और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा हमें है कि अब की बार हम पूरी की पूरी 8 सीटें चुन कर ज़रूर लाएंगे गोंडी में। बिल्कुल। हाशिम जी, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप कैंडिडेट किस आधार पर चुनोगे? अगर मान लीजिए कोई शख्स आपकी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसके अंदर क्या क्वालिटियाँ होनी चाहिए, क्या खूबियाँ होनी चाहिए जिसके आधार पर उसको टिकट दी जाएगी? उसके अंदर ईमानदारी होना चाहिए, काम करने का थोड़ा उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, वो रोज़ाना अपने इलाके में जाना चाहिए, ये कमीशन खोरी नहीं होना चाहिए,
और क्या, बस यही चीज़ जो, और जो लोग पार्टी में पहले से काम कर रहे हैं, झंडा उठा रहे हैं, जिंदाबाद बोल रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी कि वो इलेक्शन लड़ें। और सबसे बाद पैसे के बलबूते पर इलेक्शन हम नहीं जीतना चाहते हैं। हम चाहते हैं इलेक्शन लड़ने वाला आदमी बहुत आराम से इलेक्शन लड़े, और जो नॉमिनल खर्च होता है, झंडा लगाना, माइक लगाना और वर्कर्स को बूथ पे बैठने के लिए खाना भेज देना, ज़्यादा मतलब लाखों लाख रुपया खर्च करके इलेक्शन जीतने वाला मुझे नहीं चाहिए। मुझे लोगों के दिलों पर राज करने वाला, लोगों के लिए रोज़ाना इलाके में काम करने वाला, जो लोग जिसको पहचानते हों, ऐसे लोगों का इलेक्शन मैं चुन के लाना चाहता हूँ। ये थे अबू आसिम आज़मी जी, जो कि जैसे मैंने कहा कि मेरे सवाल काफ़ी सारे थे और जवाब भी कई उलझे हुए थे। मेरा सवाल था पहला कि उनके हाथ में तलवार जो दी गई, उसके बाद में जो मामला उठा और वो मामला इस तरीके से तूल पकड़ा कि एक पुलिस स्टेशन की सीढ़ियों तक जा पहुंचा। उनका जवाब था कि मैं कोई नेता नहीं हूं, जैसे कि शिवसेना का हो या राष्ट्रवादी का हो या अन्य पार्टी का हो। मेरा नाम सिर्फ अबू आसिम आज़मी है, इसी वजह से मुझ पर जो है इस तरीके की धाराएं लगाई गई। दूसरा सवाल मेरा था उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के, चुनाव की रणनीतियां जो आने वाले चुनाव हैं उसमें किस तरीके की होनी चाहिए। तो उनका कहना था कि मुसलमानों को इस समय आने वाले 6 महीने जो हैं वो खतरनाक गुजरेंगे, क्योंकि ख़तरों से उन्हें जूझना पड़ेगा, क्योंकि जो है वहाँ पे जो सत्ताधारी हैं, भाजपा की सरकार है, वो किसी भी हद तक जा सकती है अपनी सत्ता पर पकड़ बना के रखने के लिए। मेरा सवाल महाराष्ट्र की रणनीति को लेकर था, राजनीति को लेकर था, मुंबई चुनाव को लेकर के था। तो उनका साफ कहना था, मैं ऐसे कार्यकर्ता को जो है अपना नगर सेवक के लिए जो है उम्मीदवार चुनूंगा जो कि ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ना कि वो दौलत खर्च कर सके, बस लोगों के दिल में राज कर सके, ऐसे उम्मीदवार को मैं टिकट दूंगा। और देखना ये होगा कि आने वाला समय जो है वो बहुत उथल पुथल वाला है। राजनीति का ऊंट जो है रेगिस्तान में दौड़ लगाने वाला है, और किसका ऊंट जो है आगे जाएगा ये आने वाले चुनाव के नतीजे बताएंगे। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।